नमस्कार दोस्तों। इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सीरो सर्वेज या सीरोलॉजिकल सर्वेज के बारे में। ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक जून के महीने में और जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली सरकार ने सीरोलॉजिकल सर्वे अपने यहाँ कराया था, जिसका हाल ही में भी रिजल्ट आया है। और फिर उसके बाद दिल्ली सरकार ने डिसाइड किया है कि वो फिर से अपने यहाँ एक सीरोलॉजिकल सर्वे कराने जा रही है। तो इसीलिए जो है वो ये चर्चा में आजकल बना हुआ है, सीरोलॉजिकल सर्वे या सीरो सर्वेज। तो इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये सीरो सर्वेज होते क्या हैं, कैसे कंडक्ट किए जाते हैं और इनकी फाइंडिंग्स जो है वो क्या होती हैं। तो दोस्तों, आइए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं, सीरोलॉजिकल सर्वेज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली जो है वो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जगहें हैं कोरोना वायरस से, उनमें से धीरे धीरे एक हो गया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सेंटर या केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि जून 27 से जुलाई 10 के बीच में दिल्ली में एक सीरोलॉजिकल सर्वे कंडक्ट किया जाएगा। इसका लक्ष्य था कि पता करना कि दिल्ली में वायरस के इन्फेक्शन की स्थिति इस समय क्या है। इसका रिजल्ट जो है वो हाल ही में सामने आया। उसमें पता ये लगा कि दिल्ली में 4 नागरिकों में से एक को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जो है वो मेन उसकी सामने आई थी, उसकी जो रिपोर्ट थी। तो फिर आइए हम लोग अब सीरोलॉजिकल सर्वे होता क्या है उस बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में जाने के लिए और कुछ नहीं था, मेन चीज़ यही थी। आगे और भी टेस्ट सीरोलॉजिकल सर्वेज होंगे, उनकी जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी हम उस पर फिर जो है वो विस्तृत विस्तृत चर्चा कर लेंगे। तो आइए फिर हम लोग सीरोलॉजिकल सर्वे के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो जो सीरो सर्वेज होते हैं या सीरोलॉजिकल सर्वेज होते हैं, ये बेसिकली एंटीबॉडी के टेस्ट होते हैं। एंटीबॉडी दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि अगर आपके शरीर में कोई वायरस एंटर करता है, कोई वायरस आपके शरीर में जाता है, तो उससे लड़ने के लिए आपका शरीर जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो जो सीरो सर्वेज होते हैं वो इन्हीं एंटीबॉडीज का टेस्ट करते हैं। ये जो है वो एंटीबॉडीज का टेस्ट करते हैं, इसलिए ये बता सकते हैं कि क्या कोई इंसान जो है वो उसको कोई किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, किसी पर्टिकुलर तरह का, और क्या वो उससे रिकवर कर चुका है। जनरली जो है वो क्या होता है कि जो सीरो सर्वेज होते हैं वो किसी आदमी के रिकवर करने के बाद ही जो है वो एंटीबॉडी जो मौजूद रहती हैं उसी में यूज़ किए जाते हैं, उसको पता करने के लिए यूज़ किया जाते हैं कि क्या इनको ऐसी पर्टिकुलर कोई बीमारी थी कि नहीं थी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कई स्पेसिफिकली डिजाइंड सर्वेज ऐसे भी होते हैं, टेस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि पता कर सकते हैं कि क्या कोई इंसान अभी करेंटली जो है वो किसी बीमारी से, किसी पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित है। जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ये 2 तरह की एंटीबॉडीज का पता लगाते हैं। सबसे पहली जो एंटीबॉडी होती है उसको कहते हैं आईजीएम एंटीबॉडी। आईजीएम एंटीबॉडीज जो होती हैं दोस्तों, वो आपके शरीर में किसी बीमारी के, किसी इन्फेक्शन के अर्ली स्टेजेस में आती हैं। जैसे कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले आपके शरीर से आईजीएम एंटीबॉडीज उत्पन्न होंगी। दूसरा जो टाइप ऑफ एंटीबॉडी है जिसका पता इससे लगाया जा सकता है वो होती है आईजीजी एंटीबॉडी। आईजीजी एंटीबॉडी जो दोस्तों जो होती है वो किसी बीमारी के लेटर स्टेजेस में, मतलब कि जो अंतिम उसके जो स्टेजेस होते हैं वहाँ पर बनती हैं, और यही जो है वो एंटीबॉडी जो होती हैं वो बॉडी को गाइड करती हैं रिकवरी तक ले जाने में। तो अब आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज 2 तरह की होती है जिनका कि सीरो सर्विस पता लगाते हैं। जनरली जो है वो आईजीजी एंटीबॉडीज के लिए ही सीरो सर्विस किए जाते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं जनरली ये शरीर में वायरस से रिकवरी के बाद भी कुछ दिन तक मौजूद रहती हैं। कुछ दिनों तक कहना नहीं ठीक होगा, कुछ महीनों तक जो है वो ये मौजूद रहती हैं। मतलब कि अगर आपको कोई बीमारी अभी हुई है, कोई इन्फेक्शन आपको हुआ है, तो उसके लिए जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आगे के कुछ महीनों तक, 2 महीनों, 3 महीनों तक आपके शरीर में पाई जा सकती हैं, और एंटीबॉडी टेस्ट करके आपको पता लग सकता है कि क्या आपको ये वायरस था कि नहीं था। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो आईजीएम एंटीबॉडी होती है, वो आपको ये बता सकती है कि क्या इस समय आपको आपकी बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन है कि नहीं है। आईजीएम एंटीबॉडी और आईजीजी एंटीबॉडी तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है वो लेटर स्टेजेस में आती है, तो क्या ये बीमारी थी, इस सवाल का जवाब जो है वो आईजीजी एंटीबॉडी देती है।
एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो समय के साथ धीरे-धीरे आपके शरीर में कम होती जाती हैं। जो आईजीजी एंटीबॉडी है उसकी हाफ लाइफ जो है वो 21 दिनों की है, कहा जाता है कि 21 दिनों की इसकी हाफ लाइफ होती है। अब अगर हम कोविड की बात करें, कोरोना वायरस डिजीज़ की बात करें, तो इसमें बताया जाता है, इसमें माना जाता है कि जो 80% मामले हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। मतलब कि 80% लोग जिनको कि कोरोना वायरस हुआ है या होगा, उनको जो है वो सिम्पटम्स नहीं आते हैं। मतलब कि सिम्पटम्स से नहीं पता लग सकता है कि इनको ये बीमारी हुई है कि नहीं हुई है। तो इसलिए एंटीबॉडी टेस्ट अगर किया जा रहा है तो वो एक अच्छा तरीका हो सकता है ये पता करने का कि किसी पॉपुलेशन में कितने लोग जो है वो इन्फेक्टेड हैं। कारण ये है कि जिसको सिम्पटम्स नहीं आएँगे, जिसको खाँसी नहीं होगी, बुखार नहीं होगा, बॉडी एक नहीं होगा, गले में दर्द नहीं होगा, कंजेशन नहीं होगा, वो टेस्ट नहीं कराएगा और टेस्ट नहीं कराएगा तो पता नहीं लगेगा कि उसको कोरोना वायरस है, बल्कि हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक वाले केस में उसको कोरोना वायरस हो। तो एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो एक अच्छा तरीका है ये पता करने का कि पॉपुलेशन के कितने हिस्से को वो बीमारी या इस केस में कोविड-19 हुई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो जो सीरो सर्वेज होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं अगर वो कायदे से किए जाएँ। लेकिन अगर वो कायदे से नहीं किए जाते हैं तो उनका डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट हो सकता है। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है सीरो सर्वेज का वो ये होता है कि कैसे जो है वो पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट किया जाए। जो सही तरीका है पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करने का वो ये है कि जिस जगह पर सीरो सर्वे किया जाना है, वहाँ पर रैंडमली जो है वो एड्रेसेस को घरों के पतों को सेलेक्ट किया जाए। उसके बाद उन घरों में से भी एज, जेंडर, फिर एक्सपोज़र इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रैंडमली जो है वो लोगों को भी सेलेक्ट किया जाए। आइडियल जो तरीका है वो ये होता है। लेकिन दिल्ली में जैसा हुआ या जैसा नॉर्मली किया जाता है, सर्वेस कैसे होते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो लगा दिया जाता है, पोस्टर चस्पा कर दिए जाते हैं कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप आके सर्वे में पार्टिसिपेट करिए, या रैंडमली लोगों को फ़ोन किया जाता है कि आप आके सर्वे में पार्टिसिपेट करिए। हालाँकि देखा जाए तो ये रैंडम होता है, लेकिन इसका जो दायरा है वो बहुत सीमित हो जाता है। जिन लोगों ने वो एडवर्टाइज़मेंट देखा उन्हीं में से लोग आएँगे, या फ़ोन करके बुलाया जाएगा तो जिन लोगों के पास फ़ोन है, जिनके पास उस तरह की सुविधाएँ हैं वही उसमें आएँगे। उसके बाद एक चीज़ ये भी होती है कि इस तरह के टेस्ट में वही लोग आएँगे जिनको कि सिम्पटम पता लग रहे हैं। मतलब जिनको ऑलरेडी बीमारी है, सिर्फ़ वही लोग आके चेक कराएँगे कि हमको बीमारी है कि नहीं है। जिसको कोई सिम्पटम ही नहीं है वो इसमें क्यों आना पसंद करेगा? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनमें जो है वो बायसनेस आ ही जाती है। दुनिया भर में जो है वो ये समस्या, इस तरह की समस्याएँ होती हैं जो कि सैंपल में बायसनेस आ जाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सर्वे था जिसमें कि लगभग 10,000 लोगों का उन्होंने स्टडी किया था। लेकिन उसमें भी जो है वो डेटा जो इकट्ठा करने का तरीका था, जो लोगों को पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा करने का तरीका ये था कि उन्होंने फ़ेसबुक के माध्यम से एक एडवर्टाइज़मेंट निकाला था कि हम जो है वो एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं और आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए। तो अगर हम देखें तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो सैंपल का साइज़ है वो बहुत छँट जाता है कि जिन लोगों का अकाउंट जो है वो फ़ेसबुक पे है, सिर्फ़ वही लोग सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी पॉपुलेशन जो है वो छूट जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बायस का काम करती हैं। इससे इससे जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं रह जाता है। इसके बाद जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि वो टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है। यहाँ पर जो है वो 2 चीज़ों की बात आती है, फ़ॉल्स पॉज़िटिव और फ़ॉल्स नेगेटिव, या ट्रू पॉज़िटिव या ट्रू नेगेटिव। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आती हैं। इनका हमने बहुत नाम सुना होगा। ट्रू पॉजिटिव मतलब होता है कि कोई रिजल्ट है वो सही आ रहा है, मतलब कि किसी को कोरोना वायरस है और उसका पॉजिटिव दिखा रहा है तो वो ट्रू पॉजिटिव हो गया। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव ये होता है कि किसी को कोरोना वायरस नहीं है और उसका जो है वो पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा है कि इसको कोरोना वायरस है। यही सेम चीज़ जो है वो ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव में भी होती है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब होता है कि किसी को कोरोना वायरस है और टेस्ट दिखा रहा है कि इसको कोरोना वायरस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। इन सब चीज़ों को निर्धारित करता है जो एलिसा टेस्ट किट जो है इस टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। एलिसा की अगर बात करें, ELISA, तो एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये जो है वो एंटीबॉडी टेस्ट करने की एक मेथोडोलॉजी है, एक तरीका है। और जो एलिसा टेस्ट इसमें यूज़ किया जा रहा है कोविड 19 में,
या दिल्ली के सर्वेज में उसको आईसीएमआर ने डेवलप किया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डेवलप किया है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जाइडस कैडिला एक कंपनी है उसने की है, और इसकी जो टेस्टिंग है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने की है। तो इन इंस्टीट्यूट्स ने जो है वो इसको मिलकर ये टेस्ट डेवलप किया है। अब अगर हम इस टेस्ट की बात करें तो इसमें होता क्या है, तो तरीका ये है कि एक जिस बीमारी के लिए टेस्ट किया जाना है, जिस वायरस के लिए टेस्ट किया जाना है, उस वायरस के प्रोटीन का एक पार्ट जो है वो आपकी बॉडी में, सब्जेक्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब ये प्रोटीन बॉडी में जाता है तो बॉडी के अंदर अगर उस वायरस के लिए पहले से एंटीबॉडी मौजूद रहती है तो वो आके अपने आप को इस प्रोटीन से अटैच कर लेती है, और अगर अगर ऐसा होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। मतलब कि मान लीजिए आपको कोविड 19 था, आपको मान लीजिए अप्रैल के महीने में कोविड 19 था, धीरे धीरे करके आपका ठीक हो गया, एसिम्टोमेटिक था, आपका ठीक हो गया। आपने जो है वो जून के महीने में एलिसा टेस्ट कराया, एंटीबॉडी टेस्ट कराया। अब जब आपकी बॉडी में छोटा सा एक प्रोटीन का हिस्सा डाला जाएगा कोविड 19 का, तो आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं कोविड 19 के लिए, वो आके अपने आप को इस प्रोटीन से अटैच कर लेंगी, और जब रिजल्ट आएगा तो वो पता लग जाएगा कि आपको जो है वो ये बीमारी हो चुकी थी। ये इसका प्रॉपर तरीका होता है जैसे कि ये कंडक्ट किया जाता है। इसमें जो है वो अब दो तरह की चीजें आती हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज आती हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है सेंसिटिविटी का, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है स्पेसिफिसिटी का। सेंसिटिविटी का मतलब होता है दोस्तों कि कोई टेस्ट जो है वो उस वायरस के लिए कितना सेंसिटिव है। अगर कोई उसकी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है तो क्या होगा कि कई सारे फॉल्स नेगेटिव आएंगे। मतलब कि अगर वो जो टेस्ट है वो वायरस को पकड़ नहीं पा रहा है तो फॉल्स नेगेटिव आएंगे, जाहिर सी बात है कि पता नहीं लगेगा कि किसी को बीमारी थी या नहीं थी। अब अगर स्पेसिफिसिटी की बात करें तो यहाँ पर भी समस्या होती है। क्या होता है कि मान लीजिए किसी को ये बीमारी, किसी को कोविड 19 है, तो उसकी बॉडी में ये जब उसकी बॉडी में जब प्रोटीन डाला गया तो उसने एंटीबॉडी को अटैच किया और वो जो है रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर कोई टेस्ट स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कि वो सिर्फ कोविड 19 के लिए स्पेसिफिकली नहीं टारगेट करता है, तो ये होगा कि जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं जैसे कि फीवर हो सकता है या खांसी जुकाम, इस तरह की जो बाकी कॉमन कोल्ड के भी लक्षण हैं, जो फ्लू के लक्षण हैं, वो भी आपकी बॉडी में हो सकते हैं। और अगर जो है वो ये प्रोटीन हमने डाला और वो टेस्ट स्पेसिफिक नहीं था तो हमारा जो है वो जो इन बीमारियों के लिए एंटीबॉडीज बने थे वो आके अपने आप को इनसे अटैच कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि फॉल्स पॉजिटिव आ जाएंगे। मतलब कि हमको कोविड 19 नहीं था लेकिन इससे पता लग जाता है कि हमको कोविड 19 था, तो ये फॉल्स पॉजिटिव का केस हो गया। तो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने देख लिया। तो ये जो टेस्ट किए जाते हैं, एलिसा टेस्ट जो यहाँ पर होता है, उसको उसके रिजल्ट को एडजस्ट करना पड़ता है इस तरह के वेरिएशंस के लिए। मतलब कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के लिए उसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसके लिए जो है वो एक फॉर्मूला दिया जाता है। फॉर्मूला ये होता है कि हम ट्रू पॉजिटिव लेते हैं और उसको ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं। जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमारा जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट होता है। अब दोस्तों अगर जनरल बात करें, कंक्लूजन की बात करें, तो ये जो हमारे यहाँ टेस्ट डिज़ाइन किया गया था आईसीएमआर द्वारा, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने उसको जो है वो वेरीफाई किया था, उसके बाद कैडिला ने उसको जो है वो प्रोड्यूस किया था। तो हमारे टेस्ट में कन्फ्यूजन बहुत आए थे। इसमें ये हुआ था कि शुरू में कहा गया कि इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 92% है और स्पेसिफिसिटी जो है इसकी 97% है। उसके बाद जो है वो कई बार इन नंबर्स को चेंज किया गया। 92-97% का ये मतलब हुआ दोस्तों कि सेंसिटिविटी अगर 92% है तो अगर 100 टेस्ट किए जाएंगे तो उनमें से 92 टेस्ट ऐसे होंगे जो कि सही होंगे, 8 टेस्टों के गलत होने की उम्मीद है। इसके बाद जो है वो अगर स्पेसिफिसिटी 97% है तो वही मतलब है कि 97% टेस्ट जो हैं वो सही हैं, 3 टेस्ट जो हैं वो इसमें गलत हो सकते हैं। इसके बाद जो है वो फिर डेटा चेंज किया गया, कहा गया कि 95% सेंसिटिव है और 100% स्पेसिफिसिटी इसमें है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह की कई चीज़ें जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आते गए। उसके बाद फाइनली जो है वो यही डेटा सामने रखा गया कि 92% जो है वो सेंसिटिव है और 97% स्पेसिफिक है। तो इस तरह के जो है वो कई वर्जन आए जिससे कि इस पे कन्फ्यूजन बना रहा। लेकिन अल्टीमेटली
अभी मतलब जबकि पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है कि वायरस कितना फैला हुआ है, किसको इसको हुआ है, इसका इलाज क्या होगा, तो ऐसे सिचुएशन में अगर सीरो सर्वेज होते हैं और ये एक रिलेटिवली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमको देते हैं, हमको एक ब्रीफ छोटा सा आइडिया भी देते हैं कि सिचुएशन क्या है, असल सिचुएशन क्या है, तो वो हमारे लिए हेल्प ही करेगा। तो अब जो है वो लोगों को इंतज़ार है, हम लोगों को इंतज़ार है कि दिल्ली का सर्वे है होना है, उसका फिर से रिजल्ट आ जाए, तो उससे पिक्चर जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगी, भविष्य काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक में पढ़ने के लिए इतना ही। हमने बहुत डिटेल में जान लिया कि आखिर जो है वो सीरो सर्वेज होते क्या हैं, सीरोलॉजिकल सर्वेज होते क्या हैं, क्यों डिज़ाइन किया जाता है, क्या फाइंडिंग्स होती हैं, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के बारे में हमने जान लिया, एंटीबॉडीज़ के बारे में हमने जान लिया, आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो इस टॉपिक में दोस्तों पढ़ने के लिए और कुछ नहीं है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर।